हमारी कहानी एक इंसान के जीवनी की एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपको भी अपने जीवन में संघर्ष और विजय का रास्ता जरूर दिखेगा। आखिर कैसे एक इंसान 4 साल तक अकेले किसी टापू पर रहकर वापस अपने घर लौट आता है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फेडेक्स कंपनी के एक एम्प्लॉय को किसी के घर जाते हुए देखते हैं जो पार्सल भेजने का काम करते हैं। एक लेडी भी उन्हें एक पार्सल देती है जो उन्हें किसी बर्फीले इलाके में देना है। दूसरी तरफ हमें उस कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक व्यक्ति उन्हें समय पाबंद से काम करने के लिए कहता है और अपने सारे पार्सल समय पर एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहता है। वहीं कुछ देर में उनके पास खबर आती है कि उनका एक इम्पोर्टेंट ट्रक कहीं फंस चुका है। वे जल्द ही ट्रक तक पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस ट्रक का सामान दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करवा लेते हैं जिनका नाम चक नोलन है। तभी उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड कैली का कॉल आता है जिसमें वह कहता है कि मुझे दांत के दर्द की वजह से डेंटिस्ट के पास जाना होगा, लेकिन टाइम कम है। जल्द ही वह प्लेन में बैठ जाते हैं और पार्सल को समय पर पहुंचाने के लिए पायलट को भी जल्दी करने के लिए कहते हैं क्योंकि यह उनकी कंपनी का प्राइवेट प्लेन है। कुछ ही समय में चक और उनके फ्रेंड्स स्टैन लैंड कर जाते हैं जहां वे स्टैन को उसकी वाइफ के इलाज के लिए डॉक्टर भी बताते हैं। वहां से चक कैली के ऑफिस आता है और कुछ बातें करते हैं। क्रिसमस आने वाला होता है तभी सेंटा क्लॉज की तबीयत खराब होने की बात न्यूज में दिखाई जाती है। यह देखते हुए वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बहुत से लोग को हम एक साथ लंच करते हुए देखते हैं जो पूरे साल में किए गए पार्सल की बात करते हैं और साथ में हंसी मजाक करते हैं। चक को किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना है इसलिए कैली जाते टाइम गाड़ी में उसे एक प्रीशियस वॉच गिफ्ट करती है जिसमें कैली का फोटो भी लगा होता है। चक भी उसे रिटर्न गिफ्ट देता है, बाय बोलता है और वापस आने का वादा करके अपनी फ्लाइट में बैठकर टेक ऑफ कर जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जब उनका प्लान स्पेसिफिक ओशियन के ऊपर होता है तब अचानक एक तूफान आ जाता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। प्लेन हिलने लगता है और बहुत तेजी से वह पानी में गिर जाता है और प्लेन डूबने लगता है। तभी चक अपने पास रखी एयरबोट खोल लेता है और पानी के ऊपर आ जाता है जो कि प्लेन से कुछ दूरी पर है। जल्दी ही फ्यूल और सर्किट की वजह से प्लेन में आग लग चुकी है और इधर बहुत तेज बारिश और साथ में आंधी चल रही है। किसी तरह बड़ी लहरें से बचते बचते चक हवा की दिशा में एक टापू पर पहुंच जाता है और वहीं रात होने से एयरबोट में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अकेला पाता है। तब वह कैली की दी हुई वॉच को देखता है। अभी कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर कुछ दूरी पर उसे अपनी ही कंपनी फेडेक्स के कुछ पार्सल दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाकर उन्हें उठा लेता है और फिर अपनी चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। कुछ देर में वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है ताकि अगर कोई वहाँ हो तो उसकी मदद कर दे। यहीं जमीन पर भी रेत से वह बड़ा सा हेल्प लिख देता है ताकि उड़ता हुआ कोई विमान उसे देखकर उसकी मदद कर दे। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वापस सुबह भी। सुबह उठकर वह देखता है कि लहरों की वजह से वह हेल्प भी मिट चुका है। अब वह बड़ी बड़ी लकड़ियों की मदद से हेल्प लिख देता है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पूछता है क्या कोई है यहाँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब वह अपने पार्सल के पास चला जाता है। तभी वापस उसे अचानक आवाज सुनाई देती है। वह पास जाकर देखता है तो उसे कच्चा नारियल दिखाई देता है, लेकिन उसे फोड़ने का कोई साधन उसके पास नहीं है। वह कुछ नारियल इकट्ठे करके पत्थर पर मारता है उन्हें फोड़ने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वे फूटते नहीं है। वह पत्थर से नारियल फोड़ता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। नारियल भी फूट जाता है और उसे पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। वह पानी के अंदर जाता है तब उसे वहाँ से गुफा दिखाई देती है। वह उसके अंदर जाकर आवाज लगाता है लेकिन उसमें भी कोई नहीं होता है। तभी पानी में तैरता हुआ एक और पार्सल उसके पास आ जाता है। वह उसे रख लेता है। इस समय चक के पास जूते नहीं है, इसलिए जब वह पानी में जाता है तो बहुत से पत्थर उसके पैर पर चुभ जाते हैं जिससे उसे खून निकल रहा होता है। तब वह अपने पैंट को फाड़कर अपने पैर पर बांध लेता है और एक ऊंचे किले पर चढ़कर चारों तरफ देखता है जहां से उसे केवल पानी ही पानी नजर आता है। तभी पानी में एक अजीब सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है। वह दौड़कर नीचे आता है और देखता है तो पता चलता है कि यह उसके कलीग की लाश है। वह उसे पानी से बाहर लेकर आता है और उसके जूते और सामान निकालकर उसे गड्ढा खोदकर दफना देता है और वहीं पास के पत्थर पर एल्बर्ट नाम लिख देता है। एल्बर्ट के पास से उसे एक टॉर्च भी मिलती है जिससे वो अपने पास रख लेता है। उसे यहाँ काफी समय बीत चुका है। अब वह ओस का पानी पीना भी सीख चुका है, लेकिन अभी भी मछलियाँ नहीं पकड़ पाता है। एक रात पानी में कहीं दूर उसे एक जहाज दिखाई देता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, टॉर्च जलाता है, लेकिन उसकी आवाज शिप तक नहीं पहुँच पाती है। चक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन पानी की बड़ी बड़ी लहरें उसे पीछे धकेल देती है। वह ज्यादा आगे नहीं जा पाता है और तभी पत्थर की वजह से उसकी एयरबोर्ड भी फट जाती है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है। जैसे तैसे वह टापू तक वापस लौट आता है। कुछ समय में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तब वह उस गुफा के अंदर टॉर्च जलाता है, पानी पीकर सो जाता है। सुबह उठकर जब वह देखता है तो पता चलता है कि टॉर्च के सेल भी खत्म हो चुके हैं। फिर वह इकट्ठे किए पार्सल को खोलने लगता है
जिसमें उसे स्केटिंग शूज, एक फुटबॉल और भी कुछ चीजें मिलती है। वह उन सभी में से केवल एक पार्सल नहीं खोलता है। अब शूज के निचले तीखे हिस्से से वह मछली मारने के लिए एक लकड़ी का हथियार बना लेता है और उसी तीखी धार से वह नारियल भी आराम से छिल लेता है और अब उसी लकड़ी के हथियार से वह आराम से मछलियां और केकड़े को पकड़ सकता है। लेकिन वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए वह लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। अगले दिन नारियल खाते समय उसे आग जलाने की नई तरकीब याद आती है। वह फिर कोशिश करता है, लेकिन हाथ में से खून निकलने लगता है। वह गुस्से से चिल्लाने लगता है और सामान यहाँ वहाँ फेंकता है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वह देखता है कि फुटबॉल पर उसके खून के निशान बन गए हैं। तब वह उस फुटबॉल पर खून से ही आंख, नाक और मुंह बना देता है और उसे ही अपना फ्रेंड मान लेता है और उससे बात करना शुरू कर देता है और वापस आग जलाने की कोशिश में जुट जाता है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और जल्दी ही आग जल जाती है। इसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अब वह मछलियों को आग में पकाकर खाता है। साथ ही अपने फ्रेंड से बात करता है। उसके दांत का दर्द बहुत बढ़ चुका है, इसलिए वह स्केटिंग शूज और पत्थर की मदद से किसी तरह अपना दांत तोड़ लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसी बीच हमारी कहानी 4 साल आगे पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि चक का हुलिया पूरी तरह बदल चुका है। इस समय में वह मछली पकड़ने में भी एक्सपर्ट हो चुका है। अब वह कई दूर से भी मछली पकड़ सकता है। अब उसे इस माहौल में रहने की आदत हो चुकी है। साथ ही फुटबॉल और चक की दोस्ती भी बहुत गहरी हो चुकी है, क्योंकि इस समय उसके पास केवल एक वही फ्रेंड था जिससे चक बात करता था। उससे कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आती है। वह पास जाकर देखता है तो वहाँ उसे एक स्टील बेकर मिलता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके लिए वह पेड़ों की टहनियों और छालों की रस्सी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स विलियम्स को बताता है कि उसे कितनी रस्सी की जरूरत होगी और कहता है कि अभी पश्चिम से हवा चल रही है, अभी हमारे पास कुछ समय है और इसके लिए उन लकड़ी और रस्सी की मदद से अपने लिए एक बेड़ा बनाएगा। वह सोचता है कि जब हवा की दिशा बदल जाएगी तब वह यहाँ से निकल जाएगा। वह इस स्टील शीट को पुराने समय में यूज होने वाले पर्दे की तरह यूज करेगा, जिससे बेड़े को धक्का मिल सके। कुछ समय में हवा का रुख बदलता है। चक अपने दोस्त विलियम्स को उसमें रख लेता है और अपने सफर पर निकल जाता है। वह बड़ी बड़ी तेज लहरों का सामना बड़ी निष्ठा से करता है। सफर में खाने के लिए मछली और बारिश का पानी भी वह साथ लेकर आता है। लेकिन एक समय जब चक सो रहा होता है तब विलियम्स पानी में बह जाता है। जब वह उठकर देखता है तो विलियम्स काफी दूर जा चुका होता है। इस घटना से चक बहुत दुखी और हताश है, क्योंकि इस अकेले समय में विलियम्स उसका इकलौता फ्रेंड था जिससे वह बातें करता था। चक उसे लेने के लिए पानी में कुछ दूर तैरकर भी जाता है, लेकिन वह विलियम्स को वापस नहीं ला पाता और निराश अपने बेड़े पर लौट आता है। चक विलियम्स से भावनाओं से जुड़ चुका था, इसलिए वह निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपना हौसला बांधकर आगे का सफर जारी रखता है। कुछ इसी तरह सफर चलता है। कुछ दिनों में चक पूरी तरह थक जाता है। वहीं उसके पास से एक कार्गो शिप उसके पास से निकलता है। उसी शिप से खड़े कुछ लोग उसे देख लेते हैं और अपने शिप पर ले आते हैं। जल्दी ही चक ठीक हो जाता है और वापस अपने घर लौटता है, लेकिन अब उसके घर पर सब कुछ बदल चुका है। कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उसकी फैमिली यह मान चुकी थी कि चक मर चुका है। यहाँ तक कि कैली भी मान लेती है कि चक अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा और वह किसी और से शादी कर लेती है, जिसकी एक बेटी भी है। चक एक दिन कैली से मिलने के लिए जाता है। तब कैली चक को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ चक उसे वह वॉच वापस लौटा देता है जो चक को उसने गिफ्ट में दी थी। फिर वे दोनों प्लेन के क्रैश होने की बात करने लगते हैं। फिर कैली उसे वही कार दिखाने के लिए ले जाती है जिसमें वे कभी साथ घुमा करते थे। उसे देखकर चक कहता है कि इसके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। तब कैली उसे कार की चाबी दे देती है और चक वहाँ से निकल जाता है। कैली कुछ पल सोचकर अचानक उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। उसे देखकर चक गाड़ी रोकता है। उसके उतरते ही कैली उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम जिंदा हो। अब कैली भी उस गाड़ी में बैठ जाती है। चक कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारे घर जाना चाहिए और वह उसे उसके घर छोड़ देता है। इधर चक अपने फ्रेंड से अपने टापू पर बीते पुराने दिनों के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं सुसाइड करना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक रस्सी बनाई। मैं चोटी पर चढ़कर देखा तो पता चला कि मैं यहाँ से मर भी नहीं सकता। मैं वहाँ किसी तरह जिंदा रहा। एक दिन उम्मीद की लहर आई और मैं यहाँ तक पहुँच गया, जिसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ आकर भी उदास हूँ, क्योंकि अब कैली मेरे साथ नहीं है। अब चक वह पार्सल डिलीवर करने जाता है जो उसके पास उस आइलैंड पर बचा था। वहाँ उस एड्रेस पर उसे कोई नहीं मिलता। तब चक उस पर थैंक यू लिखकर उसे वहीं रख देता है। आगे एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक लड़की होती है। वह चक को सभी रास्तों के बारे में बताती है और उस रास्ते पर चली जाती है जहाँ चक पार्सल डिलीवर करके आया था। चक को उसकी गाड़ी पर वही निशान दिखाई देता है जो उस पार्सल पर बना था। वह चारों तरफ देखता है और सोचता है कि क्या उसे उसी रास्ते पर चले जाना चाहिए जहाँ वह पार्सल देकर आया है। और अब इसी बात को सोचते हुए हमारी मूवी दी एंड हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है।